हेलो दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं नए टॉपिक की ओर अपने मैथमेटिक्स के बेसिक मैथ्स के। क्या नाम है? स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर लिख देते हैं एक बार थोड़ा सा हेडिंग के तौर पे। अगर आपने इसका नाम नहीं सुना होगा लेकिन आप सुनेंगे। जैसे हिंदी में हम कहते हैं सदिश राशि और अदिश राशि, इसमें अदिश, इसमें सदिश। तो स्केलर वेक्टर का हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बस उसको हम जानते नहीं हैं। जैसे हम किसी को अगर अपना लोकेशन बताना, कहीं किसी का लोकेशन बताना, कोई हमसे पूछे बताइए भाई वहाँ कैसे जाएं, तो आप बोलेंगे यहाँ जाइए, सीधा जाइए, फिर लेफ्ट ले लीजिए, फिर आगे से 10 मीटर बाद राइट ले लीजिए। तो क्या करते हैं आप? उसको क्या बताते हैं? उस प्लेस का लोकेशन। जब प्लेस का जो लोकेशन बताते हैं तो आप जो इसमें डायरेक्शन बता रहे हैं, तो ये जो तरीका आप यूज़ कर रहे हैं बताने का, ये होता है वेक्टर। हाँ, तो आप वेक्टर का डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये बहुत यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू स्केलर। स्केलर का भी अपना एक महत्व है जहाँ पे होना चाहिए उसको, लेकिन वेक्टर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और चीज़ें आसान कर देता है। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि स्केलर से अच्छा वेक्टर या डायरेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। मान लेते हैं अगर भाई जो पर्सन हमसे पूछ रहा है कि बताइए ये जगह कहाँ पे है, तो आपको पता है कि जहाँ से वो पूछ रहा है और जहाँ से मैं खड़ा हूँ उसके बीच का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस है। मानते यहाँ है, यहाँ ये है, इसके पीछे जो डिस्टेंस है कितना है? डिस्टेंस या बोले आप डायरेक्ट जोड़ें, डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर दूर है। तो आप बताएंगे कि आप यहाँ चले जाइए 2 किलोमीटर तक, आपको क्या मिल जाएगा? आपका डेस्टिनेशन मिल जाएगा। तो जो पर्सन खड़ा होगा यहाँ पे सोचेगा, लगता है किससे पूछ लिया मैं, 2 किलोमीटर चलने बोल दिया लेकिन बताया नहीं कहा भाई कहाँ जाऊँ मैं। तो एक बोलेगा भाई मैं तो यहाँ भी जा सकता हूँ 2 किलोमीटर, मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ भी जा सकता हूँ, मैं यहीं घूम के 2 किलोमीटर चले जाऊँ। तो कहाँ जाऊँ? कुछ तो बताओ भाई, कहाँ जाऊँ अच्छे से। तो क्या हुआ यहाँ? हुआ कन्फ्यूज़न, क्योंकि आपने जो चीज़ बताया वो स्केलर के फॉर्म बताया कि आप 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे चले जाइए, आपको अपना डेस्टिनेशन मिल जाएगा। लेकिन डेस्टिनेशन जाने के लिए तो आपके पास बहुत रास्ते हैं, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। और ये हम जो बता रहे हैं डिस्टेंस, आपने बता दिया कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा आपको। बट अगर भाई कोई हमारे साथ मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, कोई अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति हो जो समझदार हो, बताएगा देखिए भाई अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, हाँ 2 किलोमीटर तक चलेंगे, आपको डेस्टिनी आराम से मिल जाएगी, अपनी आपकी मंजिल मिल जाएगी, है कि नहीं? तो बोलेगा वाह चलो सही है, इसने तो सही बताया, पहला वाला पता नहीं कौन था। तो मैंने ये बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी चीज़ को बताते हैं, जैसे हम जब डिस्टेंस बताते हैं और डिस्प्लेसमेंट, बस यही फ़र्क होता है। डिस्प्लेसमेंट जब बताया जाता है, इसे तो हम बताते हैं कितना जाना है, जो उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, प्लस हम इसमें डायरेक्शन बता देते हैं कि आप इतना जाइए, यहाँ जाइए। और इसमें बस हम बता देते हैं डिस्टेंस चलना है। अब डिस्टेंस तो हम यहीं वापस घूम के यहीं आ जाए, तभी भी डिस्टेंस 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रॉपर हम बताए नहीं उसको कैसे चीज़ें चलनी चाहिए आपको। तो इसका ये मतलब हुआ, हम अगर डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करें, डायरेक्शन का यूज़ करें, तो चीज़ें कितनी आसान हो जाएगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो यही सोच के क्या हुआ, हमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ी। कभी भी आप कोई चीज़ नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो आपको लगे बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स है ना, वो सच में कॉम्प्लेक्स होती नहीं है। वो इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बाकी सब चीज़ें जो थी उसको एक्सप्लेन करने में बहुत ईज़ियर होता है। आप देखिए इधर ही, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता तो बंदा कन्फ्यूज़ रहता, ज़िंदगी भर यहाँ घूमता, कहीं कुछ मिलता नहीं। अगर इसके पास गूगल मैप होता तो काम हो जाता। हाँ, गूगल मैप भी क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बता, तो वेक्टर का यूज़ करता है। आप यहाँ जाइए, फिर गली से टर्न लीजिए, फिर बीच में दीवार मिलेगा, दीवार से कूद के जाइए, फिर आपको अपनी डेस्टिनेशन मिल जाएगी। गूगल मैप ऐसे बताता है ना। तो गूगल मैप भी क्या बताता है? हमें डिस्टेंस तो बताता है, ऊपर से डायरेक्शन भी देता है, तो वेक्टर क्वांटिटी एक्सप्लेन करता है। तो चीज़ें हमको सुनने में आसान हो जाएगी, देखने में और करने में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वेक्टर का यूज़ करते हैं। लोगों को लगता है कि वेक्टर बहुत हार्ड है, बट इसका जो अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएँ तो वेक्टर से हम बहुत चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। अब वेक्टर देखिए, स्पेशली जब वेक्टर की बात करते हैं तो डिस्टेंस से ज़्यादा पावरफुल चीज़ आती है डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं कंपेरिजन, सबसे ज़्यादा मेन फोकस है फोर्स पे। फोर्स की वजह से हमें बहुत ज़रूरत पड़ जाती है कि ये कौन सी क्वांटिटी है भाई, कि अगर हम एक को यहाँ लगा रहे हैं, दूसरे को यहाँ लगा रहे हैं, हाँ तो क्या होगा, दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है।
फोर्स भी एक क्वांटिटी है, लेकिन अभी हम देखें अगर मैं यहाँ से कुछ जोड़ रहा हूँ और यहाँ से अगर जोड़ रहा हूँ, तो जोड़ने पर हमेशा 4 होना चाहिए, मतलब ऐड होना चाहिए। ये कैंसिल क्यों हो जा रहा है कि नहीं? जब चीज़ें बढ़ती हैं तो क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए, लेकिन ये कम हो जा रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कैसे कर दे रहा है। तो मालूम पड़ा कि ये जो चीज़ है, ये फोर्स, ये हमारे बेसिक अलजेब्रिक सम को फॉलो नहीं कर रहा। जो अलजेब्रा होता है, बेसिक अलजेब्रा, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। ये कुछ अलग ही प्रॉपर्टी दिखा रहा है। अभी प्रॉपर्टी क्या दिखा रहा है कि इसके अंदर कुछ ये फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, डायरेक्शन को। हाँ, तो जिससे मालूम पड़ा फोर्स में डायरेक्शन की जरूरत पड़ गई। तो इस अब फोर्स बना किससे हुए, मास इंटू एक्सीलरेशन। फिर देखा गया मास में उतना मतलब स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अब मास को किसी भी जब वजन वेट करते हैं, मतलब नापते हैं उसको मास, तो आप उसको सीधा रखिए, उल्टा रखिए, टेढ़ा रखिए, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उसका मास जितना उतना ही बताएगा। 2 मास रखें, एक ऊपर रख दिए नीचे, तो वो ऐड हो गया आएगा, आगे पीछे फिर भी ऐड ही हो गया है। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। अगर मैंने फोर्स यहाँ लगाया है, दूसरा फोर्स यहाँ लगाया है, तो क्या होगा, ऐड होके बड़ा मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा किया, टेढ़ा लगा दिया हूँ, तो दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो देखे अरे भाई तो कुछ अलग ही प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो जो बस मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा था, बस किस पे, मैग्नीट्यूड। तो बोल दिए वो जो क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम स्केल करेंगे। लेकिन जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसको अपना डायरेक्शन भी चाहिए, उसको हम क्या करेंगे, वेक्टर। एक अच्छा बात है इसके अंदर, जैसे मैग्नीट्यूड और स्केलर वेक्टर में क्या फ़र्क है। देखो, मान लेते हैं आप कोई मेहनत कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्या करें, उसमें भी मैग्नीट्यूड दे रहे हैं ना, आप स्केलर कर रहे हैं। आप कितना भी मेहनत करें, अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन में ना जाए, मतलब जो भी कॉम्पिटिशन, उसका सिलेबस नहीं देखें, उसका जो क्वेश्चन PYQ ये सब सॉल्व ना करें, तो आप मतलब परफेक्ट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। तो आप कितना भी मेहनत कर लेंगे, आप अपने डेस्टिनेशन तक इस बंदे के जैसा पहुँच नहीं पाएंगे। लेकिन अब आपका अपना डायरेक्शन देखेंगे कि हाँ मुझे ऐसे चीज़ें करनी है, मुझे PYQ भी देखना है, मुझे कंपटीशन को देखते हुए, सिलेबस को देखते हुए चलना है, तो आप मेहनत करेंगे, मेहनत तो करना ही पड़ेगा मैग्नीट्यूड, तो आपको अपना मंजिल मिल जाएगा, है कि नहीं। तो देखो वेक्टर कितना अच्छा हमारे डेली लाइफ से भी जुड़ गया है कि नहीं। तो बस इतना हो गया ये सब कहानियाँ। अब इसके बाद चलते हैं, ये फोर्स जो मैं बता रहा हूँ, इस पर मैं स्केलर और वेक्टर पे एक्सपेरिमेंट करके आपको वीडियो अपलोड करूँगा। चीज़ें आपको लगेंगी हाँ सच में इसकी वजह से ऐसा किया गया है। तो जैसे मैं बता रहा था, फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन से बना है, तो मास में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी कोई डायरेक्शन जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो कैसा भी आगे पीछे रखिए वो एड ही होगा, कैंसिल नहीं करता है, मतलब डायरेक्शन जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक्सीलरेशन में कुछ फ़र्क पड़ा, तो मालूम पड़ा जो फोर्स का जो किस रिलेट कर रहा है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। फिर एक्सीलरेशन वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी किससे आया, डिस्प्लेसमेंट से आया, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं। तो मेनली देखा जाए जब वेक्टर की बात आती है ना, मुझे लगता है फोर्स से ही आई होगी, मुझे लगता है। हाँ, जरूरी नहीं है कि इसी से आई हो, क्योंकि यही मेन मोटिव दिखाता है, कोई भी चीज़ को इफेक्ट करके यही दिखाता है फिजिकली। तो इतना समझ के हम आगे चलते हैं, वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो स्केलर वेक्टर क्या होता है, मैं इसका नोट्स बनाया हूँ, आपको एकदम अच्छे से दे दूंगा। स्केलर क्या होता है, एक ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी। हम जब फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, विच डिपेंड अपॉन ऑन द मैग्नीट्यूड। क्यों जिस पे डिपेंड करे, बस मैग्नीट्यूड, है कि नहीं। और वेक्टर क्वांटिटी, ये तो मैग्नीट्यूड को चाहिए, इसको चाहिए, प्लस डायरेक्शन होना चाहिए। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। बट इतना रूल नहीं, एक और रूल होता है कि ये क्या करना चाहिए, फॉलो करे किसको, वेक्टर एडिशन लॉ को, वेक्टर एडिशन लॉ को। ये वेक्टर एडिशन लॉ क्या होता है आगे हम देखेंगे। ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। अब देखिए इस समय क्यों लिखा कि ये भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, तो देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट जो हम आई से लिखते हैं, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, हाँ, और इसके पास डायरेक्शन होता है। लेकिन ये क्या करता है, रूल ऑफ जो एडिशन है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसको फॉलो नहीं करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते हैं। अगर आप और हाई स्टडी करेंगे तो मालूम पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट जो है वेक्टर क्वांटिटी ना होकर ये सूडो वेक्टर क्वांटिटी है। सूडो क्या होता है, मतलब नकली वेक्टर, है कि नहीं।
जो लगता है वेक्टर बट है नहीं वेक्टर, जैसे सूडो फोर्स। तो इसका डेफिनेशन हो गया स्केलर वेक्टर क्या होता है। तो स्केलर के लिए हमें पास मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड क्या है, नंबर नहीं होगा, मैग्नीट्यूड के साथ नंबर रहेगा प्लस उसके साथ यूनिट, ये क्या है मल्टीपल होगा जो भी नंबर होगा, प्लस के साथ यूनिट होता है। हम पढ़े हैं फिजिकल क्वांटिटी कैसे नापते हैं हम। तो इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन और इसमें बस डायरेक्शन। तो देखेंगे जो वेक्टर स्केलर है, स्केलर क्या करता है, वो रूल ऑफ अलजेब्रा फॉलो करता है। रूल ऑफ अलजेब्रा क्या, 2 + 3 है तो 4 5 आएगा, है कि नहीं, 2 - 3 है तो -1 आएगा, जो भी है। तो 2 × 3 6, 3 × 2 6। मतलब ये अलजेब्रा के जो रूल्स हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो किसी कौन फॉलो करता है, स्केलर करता है। बट जो वेक्टर है ये वेक्टर रूल को फॉलो करता है। अब इसको देखेंगे कौन सा रूल्स है। तो स्टार्ट करते हैं। इतना लिख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, इसका नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ एक और चीज़ कि वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे हम मान लेते हैं हम जब अगर 1D में जी रहे हैं, मतलब अगर हमारा कोई चीज़ का मोशन कर रहा है वो बस 1 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल मोशन है कोई ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे उतना मुझे खास वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, सीधा और अपोजिट, मतलब आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं। तो मैं आगे जाऊँगा तो मैं बोलूँगा हाँ मैं प्लस में चल रहा हूँ, अगर माइनस इधर अपोजिट जा रहा हूँ इस चीज़ के तो माइनस जा रहा हूँ। तो इससे मुझे उतना वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम 2D में आ जाते हैं या 3D स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, इसमें आ जाएँ, ये 2D हो गया XY, और 3D आ गया तो कैसे XYZ, तब यहाँ मेन रूल आता है वेक्टर का। जैसे अगर समझ लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि जो इंसान डायरेक्ट कर रहा था, 2 इंसान थे ना, इसको जाना था कहाँ, अपने मंजिल तक, और मंजिल थी 2 किलोमीटर दूर। अब मानते एक ही रास्ता है, सीधा ही रास्ता है, और कहीं यहाँ जाने का ही नहीं। तो जो भी कोई भी रहेगा इंसान जो बता रहा है इसको, मतलब शुरुआत में जो मिला था, तो बोलेगा भाई 2 किलोमीटर चले जाओ तुमको मिल जाएगा। तो ये सोचेगा एक ही रास्ता है, ये सीधा चले जाओ, तो इसको उतना टेंशन नहीं होगा क्योंकि ये 1 डायमेंशन है, एक ही सीधा जाना है। लेकिन अगर वो एक दूसरा कोई है जो डायरेक्शन में बता रहा है कि बोल भाई सीधा चलाओ, ये जो है 2 किलोमीटर जाओ सीधा, आपको मिल जाएगा, तो देखो पहला होता है कि बस 2 किलोमीटर चले जाओ, तो इसको अपने आप कॉमन सेंस आएगा ये सीधा एक ही रास्ता ही, तो यहीं जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर। और दूसरा वाला बता रहा है कि 2 किलोमीटर सीधा चले जाइए, ये रास्ते में, मतलब डायरेक्शन भी दे रहा है, ये भी दोनों ही जगह पहुँच जाएंगे। तो जब हम 1 डायमेंशन की बात करते हैं उतना कन्फ्यूजन नहीं होता है, स्केलर और वेक्टर ये होता मतलब नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं और 3 डायमेंशन, और जो हमारी, अब ऐसा नहीं कि हम हमेशा 1 डायमेंशन की बात ही करेंगे, हम 2D में भी जाएंगे, 3D में भी जाएंगे, है कि नहीं। 4D तो बात की बात अलग है, 4D में तो टाइम आ जाता है, स्पेस टाइम। तो 2D और 3D में भी हम बात करेंगे। 1 डायमेंशन मोशन, इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है। उसके बाद 2 डायमेंशन मोशन, जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये 2 डायमेंशन मोशन हो गया। हाँ, फिर कोई घूम रहा है, ऐसे जा रहा है पूरा डांस करते करते, और 3 डायमेंशन मोशन, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, साइड से भी जा रहा है। तो इसके लिए हमें पड़ता है क्या जरूरत, 2D की। अब यही चीज़ होती है अगर कोई प्लेन है और यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे गूगल मैप देखिए, और उसको यहाँ जाना, ये खड़ा है, तब अब जो पहला वाला बोलेगा कि भाई 2 किलोमीटर चले जाओ, तो ये कन्फ्यूज़ हो जाएगा ना, कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, इधर जाऊँ। लेकिन जब हम इधर इसको इसी क्या स्पेसिफाई कर देंगे कि आप सीधा जाइए, 1 किलोमीटर बाद टर्न ले लीजिए, फिर उसके बाद आधा किलोमीटर चलने के बाद आधा किलोमीटर और चल जाइए टर्न के, तो आपको अपना मंजिल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको पड़ गई क्या ज़रूरत, किसकी, वेक्टर की, डायरेक्शन मतलब वेक्टर की। ऐसे 3D में भी ज़रूरत पड़ जाती है, पड़ेगी। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट पीछे ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब कुछ भी हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक बात ज़रूर आती है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मिलेगा पढ़ के। वैसे तो मिलता बाद में है, ये आपको उतना फ़ायदा नहीं करेगा, लेकिन कंपटीशन से आपको कंपटीशन का उसमें फ़ायदा करेंगे। लेकिन जब ये सब किसको फ़ायदे करते हैं, जो रिसर्च करता है, और आपको नहीं करेंगे, जो इंजीनियर्स होते हैं उनको फ़ायदे करते हैं, जो किसी इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं। अब तुम सोचो कि भाई 12th का पढ़ के 12th का ही सीधा यूज़ हो जाए, ऐसा तो मुश्किल है कि नहीं। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आप नहीं करते हैं, जो कोई कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं वो यूज़ करते हैं, बिल्डिंग नापने के लिए, माउंटेन्स हाइट ये सब नापने के लिए करते हैं, है कि नहीं। तो सबकी ज़रूरत होती है, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल पे। जब 5-6 क्लास पीछे पढ़ते वो यूज़ होता है। अभी आगे हम क्या रहे, 12th 11th पढ़ रहे हैं, तो इसका यूज़ होगा MSc PhD जब करेंगे तब यूज़ होगा, है कि नहीं। तो यही अब हम यूज़ किया बताया, डायरेक्ट से बता दिया मैंने इंट्रोडक्शन की, क्यों यूज़ करते हैं, क्यों जरूरत पड़ी। हम इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बस हमको लगता नहीं है। ये हमारा जो यूज़ करके क्या होता है, हम चीज़ों को आसान कर लेते हैं, बस लगता है हार्ड है कैसे किया जाए। जब कोई भी चीज़ खोजी जाती है वो चीज़ें आसान करने के लिए खोजी जाती है, ना कि कॉम्प्लिकेट करने के लिए, है कि नहीं।
बहुत गर्मी है। तो इतना समझ गए स्केलर वेक्टर क्या होता है। अब इतना समझ गए, इसके बाद हम चलते हैं वेक्टर कैसे लिखा जाता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो वेक्टर इसका नोटेशन या बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसके दो तरीके होते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। एक होता है पिक्टोरियल, हाँ, तो एक होता है इक्वेशन टाइप में, एक्सप्रेशन बोलेगा इक्वेशन है। पिक्टोरियल कैसे, मान लेते हैं हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये मोशन कर रहा है, तो इस साइड मोशन कर रहा है, हाँ, और कितना 2 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए हम बता दिए, डायरेक्शन बता दिए, ये इसका मैग्नीट्यूड बता दिए, है कि नहीं। तो ये हो गया एक रिप्रेजेंटेशन पिक्टोरियल। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं जो उसकी वेलोसिटी है ये 2 किलोमीटर पर आवर है, कहाँ पे ले लेते हैं, ईस्ट में, इस साइड ईस्ट है, अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो ये क्या इक्वेशन के फॉर्म में है, ये पिक्टोरियल फॉर्म में है। तो आप दोनों का यूज़ करते हैं, तो आपको जब फिगर्स डायरेक्ट मिलेंगे तो इस फॉर्म में मिलेंगी, और इक्वेशन के फॉर्म में आप मैक्सिमम यूज़ करेंगे सम करने के लिए। तो उसको दिखाने का तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन, हाँ। अब इसके बाद कैसे, इसका नोटेशन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, नोटेशन। तो उसके नोटेशन के 3 टाइप होते हैं। एक तो होता है कि हम उसको बोल्ड इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे, इटैलिक में शायद टेढ़े में लिखा रहेगा, और मोटे में। तो बुक्स में मैक्सिमम यही मिलती हैं, बुक्स में, हाँ। लेकिन अब आप पेपर में ऐसा इटैलिक लिखेंगे नहीं, वी इस वजह से कलर तो मारेंगे नहीं, इतना टाइम तो है नहीं अपने पास, तो क्या करेंगे, तो ये वाला हम यूज़ नहीं करते, बस बुक में यूज़ होता है। क्या करते हैं हम यूज़, 2 पॉइंट वाला यूज़ करते हैं या 1 पॉइंट। अब 2 पॉइंट 1 पॉइंट क्या है, मान लेते हैं हम यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ पहुँचना है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ जाना है, हाँ। तो अब देखिए यहाँ से हम वहाँ जा रहे हैं, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ने वाला जो डायरेक्शन है क्या है, ए बी है, और ए बी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। तो क्या करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म दिखाने के लिए पहला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट लेंगे और ऐसा डायरेक्शन दिखा देंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में वेक्टर। तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म, किसी भी वेक्टर को दिखाने का तरीका। और दूसरा क्या हो सकता है, मान लेते हैं ये पी वेक्टर है पूरा, तो ये हो गया हमारा एक लेटर का दिखाने का तरीका, हाँ। तो मैक्सिमम ये और ये बुक में यूज़ होते हैं। अब जरूरी नहीं कि ऊपर से एरो बनाए, कहीं कहीं सब लोग शॉर्टकट में ऐसा कर देते हैं, बस हो गया, है कि नहीं। लेकिन सबसे बेस्ट ये है, इसका यूज़ करें आप, समझ में आया। तो ये 3 तरीके होते हैं, तो हम लोग यूज़ करेंगे ये 2 तरीके, और इसका यूज़ ही होता है। और अब जब वेक्टर देखते हैं, कभी भी जो वेक्टर बनाते हैं हम लोग, जब भी बुक में आप देखेंगे जब डायग्राम बना रहेगा वेक्टर का, कहीं इतना छोटा रहेगा, कहीं बड़ा रहेगा, हाँ, कहीं ऐसा टेढ़ा रहेगा। तो क्या होता है कि ये जो वेक्टर का जो ये है, ये जो एरो कैप, एरो बोलो या कैप बोलो, कैप, ये हमें बताता है डायरेक्शन। और ये जो इसका लेंथ है, ये लेंथ बताता है कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे इसका डायरेक्शन इस साइड ही है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, पहले वाले से ज़्यादा है। तो लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, और एरो क्या बताता है, डायरेक्शन, एरो हेड बोल सकते हैं आप। ये क्या इसका नोटेशन है, तरीके हैं, समझने पड़ेंगे आपको, कोई भी चीज़ पहले से पढ़े। इतना हो गया। अब देखिए इसका डायरेक्शन लगे तो कहीं अलग अलग दिखाया गया है, इसका लेंथ कम है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम है पहले की अपेक्षा। और देखिए इसके बाद अगर हम कोई वेक्टर से दिखाएं ये इस तरीके से, मान लीजिए ए से स्टार्ट हुआ बी तक गया है, तो जो ये पॉइंट ये है जहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसका पूंछ है, टेल, और ये जहाँ जा रहा है इसको कहेंगे ये हेड है। इसका यूज़ किया जाएगा टेल हेड, कैसे इसका डायरेक्शन नापते हैं, कैसे हम 2 वेक्टर के बीच में एंगल्स को मेज़र करते हैं, कैसे 2 वेक्टर का एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, हाँ, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, क्या यूज़ है, लास्ट में हम देखेंगे इसका यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं हम। तो देखो कुछ ये तरीके होते हैं इसके, आप इसको जान लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि बार बार आपको तरीके कोई बताएगा नहीं, एक बार समझ लेंगे तो बार बार यूज़ करने से आपको प्रैक्टिस होते होते चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। तो इतना हो गया, हम वेक्टर समझ गए, वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, वेक्टर के टाइप्स लिखने का तरीका सब आपको मिल जाएंगे कहाँ, PDF में, अगर नहीं लिख पाए होंगे तो
वही थोड़ी राइटिंग गंदी है लेकिन सुधारने की कोशिश करूँगा मैं। अब इसके पास चलते हैं कि हम जब वेक्टर पढ़ लिए हैं वेक्टर, तो उससे कुछ टाइप्स भी होंगे, वेक्टर टाइप्स। तो पहला हम पढ़ते हैं क्या, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? और जब इक्वल की बात आती है तो हम कभी भी कंपेयर करते हैं ना, कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन होता है किसमें? टू वेक्टर्स में या टू और से ज़्यादा। तो हम कब कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं? कब कहेंगे? पहला क्या होना चाहिए, बोथ वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड। उनका जो मैग्नीट्यूड हो सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब उनका जो नंबर है मल्टीप्लाई है, ऊपर से उसका यूनिट भी सेम होना चाहिए। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ सकता है कि मान लेते आपको वेलोसिटी दिया है, बोला है कि 5 मीटर पर सेकेंड है ईस्ट में, और इधर दे दिया एक्सेलरेशन, ये भी बोलेगा 5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन है ईस्ट में। तो आप कह रहे हो यार ये भाई ये भी क्या है 5, ये भी 5, ये भी ईस्ट, ये भी ईस्ट, मतलब दोनों इक्वल वेक्टर होंगे। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये सेम टाइप के नहीं हैं, ये अलग अलग टाइम क्वांटिटी, एक वेलोसिटी एक एक्सेलरेशन है। तो हम जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हमको नंबर तो देखना ही है, बट साथ साथ यूनिट भी देखना है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं बता दिया। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और मार्क्स कट जाता है। तो हम करेंगे कंपेरिजन का टू वेक्टर में ऐसा होना चाहिए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। सेकेंड होना चाहिए क्या, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। वैसे मान लेते हैं वेक्टर यहाँ बना है, एक दूसरा वेक्टर यहाँ कोने में बना है, हाँ। ये हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं थोड़ा बताने के लिए। इसका जो मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट है, अब कुछ भी हो सकता है, और दोनों सेम यूनिट, ये भी 5 यूनिट है। इसका डायरेक्शन क्या है, यहाँ 30 डिग्री से 30 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री। तो देखेंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यूनिट भी सेम है, और इसका एंगल मतलब जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन में है हॉरिजॉन्टल से, बस क्या थोड़ा दूर दूर दिख रहा है ना। तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, सेम, या बोलेंगे हम इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर कहेंगे। तो यार है। अब इसके बाद आता है सेकेंड, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर से हम कंपेरिजन करेंगे दो वेक्टर का। पहला मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सेकेंड डायरेक्शन क्या चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर। तो ये जो देखा मैंने बताया इक्वल वेक्टर, अगर मैं इसका डायरेक्शन उल्टा कर दूं, बस ये नीचे हो जाए, मैग्नीट्यूड सेम है, तो देखेंगे ये दूसरे के अपोजिट हैं, तो बोलेंगे ये दोनों क्या दूसरे के अपोजिट वेक्टर हैं। अगर मैं इधर बना दूं, ये बोलूँ ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है, दोनों का लेंथ सेम है, मतलब ये जो लंबाई है, और दोनों सेम टाइप के हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, और ये दूसरे के अपोजिट हैं, तो बोलेंगे जो वेक्टर ए है ये क्या है, अपोजिट वेक्टर बी का, है कि नहीं। तो देखो मैंने 1 लीटर का यूज़ किया, आप 2 लीटर का भी यूज़ कर सकते अगर पी क्यू कुछ दिया होता तो। तो हो गया अपोजिट वेक्टर। अब इसके बाद आता है जीरो वेक्टर। इसके बाद आता है जीरो वेक्टर, जिससे नाम से मालूम पड़ा होगा जीरो। जीरो मीन्स जो कोई वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जीरो, और मैग्नीट्यूड जीरो होगा, बट प्लस जो इसका जो डायरेक्शन होता है, हाँ, ये अनडिफाइंड नहीं होता है, मतलब ये आर्बिट्री डायरेक्शन होता है, कोई भी डायरेक्शन होता है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अनडिफाइंड बोल सकते हैं, फाइंड डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड जीरो होगा, अनडिफाइंड डायरेक्शन होगा, तो हम कहेंगे क्या ये हमारा जीरो वेक्टर है। और ये किसी भी, अगर इसको हम लिखेंगे तो इसको लिखने का तरीका क्या है, रिप्रेजेंट करने का, इसको लिखेंगे जीरो ऊपर वेक्टर, और इस वेक्टर को मैं किसी अगर दूसरे वेक्टर से जोड़ूँ, मान लीजिए 2 ईस्ट जोड़ दूँ, तो ये तुरंत 2 ईस्ट में चला जाएगा, समझ
समझ आ रहा है? इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है उस क्वांटिटी का डायरेक्शन ले लेगा। आप सोचो जीरो वेक्टर मिलता कब है? मिल सकता है भाई, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर हो, 2 ईस्ट है, हाँ, और दूसरा क्या है, +2 वेस्ट है, दूसरे एक दूसरे अपोजिट है, तो हम इसको देखेंगे तो 2 ईस्ट और 2 वेस्ट है, तो अगर हम उसको देखो ईस्ट है, हाँ, और दूसरा वेस्ट है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 वेस्ट की जगह हम लिख सकते हैं इसको -2 ईस्ट। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि ये ईस्ट के अपोजिट जा रहा है ना, तो देखो ये अपोजिट वेक्टर होगा इसका, तो इसको लिखेंगे -2 ईस्ट हो जाएगा। देखिए जब प्लस और माइनस दोनों सेम सेम होंगे, क्वांटिटी सेम, तो ये हो जाएगा कैंसिल से, तो यूनिट इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा 0 और ये पर 0 वेक्टर बन जाएगा। फिर ये हो गया हमारा 0 वेक्टर। अब इसके बाद पैरेलल वेक्टर क्या होता है? पैरेलल वेक्टर, इसमें बस एक ही कंडीशन होनी चाहिए, क्या? तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हो, डायरेक्शन ऑफ क्या होनी चाहिए, वेक्टर सेम होने चाहिए। तो मान लीजिए एक वेक्टर यहाँ जा रहा है, दूसरा वेक्टर छोटा ही वो भी उधर ही जा रहा है, तो बोलेंगे जो वेक्टर P है और वेक्टर Q है, P वेक्टर इज पैरेलल टू Q वेक्टर। समझ में आ रहा है? और एक और बात, जब हम इक्वल वेक्टर की बात करते हैं तो इसी का एक और कंडीशन हम लगा लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। जब मैग्नीट्यूड लगाएं तो इक्वल वेक्टर बन जाता है। और एक और तरीका होता है कि जैसे मान लीजिए P है, P वेक्टर को मैं यहाँ लिख दूँ, जैसे अभी हम जब इक्वल वेक्टर की बात करें, इसको बोलते हैं Q वेक्टर है, तो देखेंगे P वेक्टर जो डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है Q के, हाँ, इसका डायरेक्शन भी सेम है, Q के साथ मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो बोलेंगे इक्वल वेक्टर है। इसका मतलब अगर ये लिखो या ये लिखो, दोनों चीज़ एक ही है। इसका ये मतलब हुआ कि हम किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली, देखो इसके पैरेलल है कि नहीं, शिफ्ट कर सकते हैं अपनी जगह से। तो मैं इसको उठा के यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। जब आप पढ़ेंगे आगे एडिशन रूल ये सब, तो देखिए एक वेक्टर यहाँ बना रहेगा, एक वेक्टर यहाँ बना रहेगा। अब बोलेंगे इसको ऐड करके बताइए, क्या करेंगे? फिर हम इसको उठाएंगे, इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लाएंगे, इसके यहाँ रख देंगे इस पर, ताकि हम इसको ऐड कर सकें। फिर इसको में से जोड़ देंगे तो एडिशन मिल जाएगा हमको। तो किसी भी वेक्टर को हम उसके पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं उसी प्लेन में। इसी प्लेन मतलब ये जो हमारा प्लेन जहाँ हम लिख रहे हैं, पैरेलल वेक्टर हो गया। अब इसके बाद एंटी पैरेलल, बस क्या होना चाहिए, डायरेक्शन सेम हो जाएगा, अपोजिट होना चाहिए। इसमें बस डायरेक्शन से मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर अपोजिट भी है और सेम मैग्नीट्यूड भी है तो अपोजिट कहलाएगा, अपोजिट वेक्टर है कि नहीं। अब इसके बाद ना समझ गए, अब आता है यूनिट वेक्टर की बात। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? नाम से सुनिए, यूनिट मतलब 1, मतलब ये जो हमारा वेक्टर होगा मैग्नीट्यूड इसका होगा 1। तो एनी वेक्टर विच है क्या, मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1 यूनिट, उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1 होना चाहिए। और डायरेक्शन जब यूनिट 1 होगा, तो जब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, ये चीज़ें कन्फ्यूजन होती है। यूनिट वेक्टर में बस हमें क्या मिलता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। इसके पास ना ही डायमेंशन होता है और ना ही कोई यूनिट होता है। यूनिट मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड, ये बात करें मैग्नीट्यूड की बात करें, यूनिट ये होता है, ये मैग्नीट्यूड की बात करें हम लोग, उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो जो यूनिट वेक्टर होता है, बस इसका काम क्या होता है, ये बस डायरेक्शन बताने के लिए काम आता है। इसका स्पेशल काम होता है बस डायरेक्शन बता दे, मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन हो बस। अब जब उसको दिखाते हैं किसी भी वेक्टर का, जैसे मान लीजिए हमारे पास वेक्टर ए है, मुझे बताना है कि ये यूनिट वेक्टर है, जैसे वेक्टर ये है, जैसे मुझे बताना है इसका यूनिट वेक्टर, तो अगर मुझे यूनिट वेक्टर इसका लिखना है यूनिट वेक्टर, तो लिखूंगा मैं ए के ऊपर इससे छोटा सा डाल दूंगा कैप, टोपी इसका जो कैप, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग एक कैप क्यों दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे जब हम वेक्टर दिखा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एक लेंथ होता है और एक डायरेक्शन के लिए ये होता है। तो ये जो हमारा वेक्टर है यूनिट वेक्टर का काम बस डायरेक्शन के लिए है। इसमें तो मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसके पास कोई यूनिट नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, इसका कोई मतलब जैसे मीटर पर सेकंड ऐसा कुछ नहीं आएगा, बस नंबर और डायरेक्शन। तो बस में डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड से मतलब ही नहीं हमको।
2 4 डायरेक्ट यूनिट से कोई मतलब ही नहीं है, कुछ मतलब नहीं इससे, है कि नहीं। जब डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन का बस ये कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या यूज़ करते हैं, कैप का यूज़ करते हैं डायरेक्शन यूनिट दिखाने के लिए, इस यूनिट वेक्टर दिखाने के लिए हम इस कैप का यूज़ करते हैं। तो देखिए वही बताया मैंने, तो इतना समझ गए होंगे। इस पर फोकस रखिए, ये बहुत कन्फ्यूजन वाली बात है। अब ऐसा क्यों होता है, आप देखिए, थोड़ा इसको मिटाएं पहले। अब ऐसा क्यों होता है कि इसके पास कोई डायमेंशन ना होता, ना कि कोई इसका यूनिट होता है, यूनिट वेक्टर। तो मैंने आपको एक बताना भूल गया कि जब किसी भी अगर हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, मान लेते हैं हमारा वेक्टर जो है ए है, तो उसके लिखने का तरीका होता है कि हम इसको मॉड में दिखाते हैं वेक्टर को। तो इसका जिस कहीं अगर आपको मॉड में ऐसा वेक्टर लिखा मिल जाए, इसका मतलब हम उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड, ना कि उसके अंदर डायरेक्शन। और इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कभी बस ए, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड। बुक में अगर ए लिखा है और इटैलिक में बोल्ड है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड नहीं, इसका मतलब डायरेक्शन में दिया है। अरे आपको देख के मालूम पड़ेगा डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है कि नहीं। अगर मैग्नीट्यूड रहेगा तो बस आपको क्या दे देंगे, नंबर प्लस यूनिट के साथ। डायरेक्शन होगा तो खुद ही लिखा हुआ इधर कौन से डायरेक्शन में। तो ये लिखने का तरीका होता है, या इसको हम लोग बस सिंपल ए से लिख देंगे मैग्नीट्यूड लिखने का। तो जब हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, तो यूनिट वेक्टर को मान लीजिए ए वेक्टर का यूनिट निकालना है, तो ए यूनिट वेक्टर ऐसे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर ए क्या होता है, यूनिट है ना, तो आपके पास जो वेक्टर होगा ए, इसको बस इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या ये यूनिट वेक्टर मिल गया। तो देखिए ये जो चीज़ है इसके अंदर क्या है, मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है, मतलब मल्टीप्लाई बोल दें। तो अगर हम इधर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड कट जाएगा, बच्चे के पास डायरेक्शन। जब डायरेक्शन हो जाए तो इसके पास यूनिट तो रहेगा नहीं, ना ही इसके पास कोई डायमेंशन। डायमेंशन तो याद ही होगा LMN में लिखना, जब यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन तो पक्का नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये लिखने का तरीका होगा यूनिट वेक्टर का। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही है, वेक्टर के टाइप्स कैसे लिखे जाते हैं। अगले वीडियो हम देखेंगे कि वेक्टर्स के जो रूल्स होते हैं, हाँ, एडिशन, उसमें आप सुनेंगे ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम्स लो, उसको पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, कुछ सम्स करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो हम लोग यूज़ करते हैं मेनली 2D और 3D फॉर्म में, हाँ, का रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, कि एक्स एक्सिस में कितना गया है, वाई एक्सिस में कितना गया है, जेड एक्सिस में क्या गया है। हाँ, थोड़ा इसको भी देख लेंगे। और क्या था, जब यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो आप देखेंगे एक्स वाई जेड की बात करते हैं, एक्स वाई जेड लास्ट में, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में एक छोटा सा यूनिट, इसका क्या है, मैग्नीट्यूड 1 होगा, डायरेक्शन मान लेते हैं, इसको हम लिखते हैं आई वेक्टर, क्या लिखते हैं आई। और इसके लिए जे यूज़ करते हैं, इसके लिए के यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आई है, जे है एंड के है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ, इज्जत के साथ नहीं मतलब क्रमशः, एक के बाद एक जो लिखा गया है, ठीक है। इसका यूनिट क्या हुआ 1, इसका काम बस क्या डायरेक्शन देना। और कभी भी जब यूनिट वेक्टर की बात की है हमेशा ही पॉजिटिव में जाता है, ना कि उल्टा अपोजिट नहीं जाता है, हमेशा पॉजिटिव में लिख चलेंगे यूनिट वेक्टर। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब सवाल करेंगे ना, कहेंगे ऐसे मिलेंगे कि ये चीज़ें कन्फ्यूज़ होंगी। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ना तब गलत करके आएंगे, क्योंकि मैंने देखा है क्वेश्चंस। तो भाई आज के लिए इतना ही, तो बाय बाय, टाटा।